ज़्यादातर ख़राबी की जो जड़ है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब वालिदैन अपने कद काठ की बुनियाद पर या अपनी ताकत की बुनियाद पर बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और आमराना रवैयों से उनको मुनज़्ज़म करते हैं। अगर कोई मियाँ बीवी आपस में बातचीत इज़्ज़त एहतराम से कर रहे हैं, अगरचे वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कुछ और सीख रहे होंगे। अगर वालिद या वालदा दोनों में से कोई तौहीन अमेज़ अंदाज में गुफ्तगू कर रहा होगा तो बच्चे अनकॉन्शियसली उसको सीख रहे होते हैं। मदद तलब करना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि ये ताकत की निशानी होती है। इट ऑल बॉयल्स डाउन टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप जो इख्तलाफ राय है उससे घबरा ना जाएं, बेचैनी ना महसूस करें और खुल के अपनी बात जो है या अपने नुकात टेबल पे रख दें और दूसरे को भी कहें कि वो भी अपने दिल की बात करे और इब्तदा में एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने के बाद कुछ गौर व फिक्र के लिए टाइम लें। और जब आप किसी के साथ गुफ्तगू में इंगेज होते हैं तो कभी ये तसव्वुर ना करें कि अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसके नतीजे में तमाम मकासद हल हो जाएंगे। आप समझें कि 5 दफ़ा आपको गुफ्तगू करना पड़ती है तो घरेलू मसाइल आप हल कर सकते हैं या दफातर के मसाइल हल कर सकते हैं। गुफ्तो शनीद में इंसान को अभी इस कुराए अर्ज़ पर ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा, पिछले 10,000 साल से ही इंसान ने बातें करना शुरू किए हैं। तो एक तरह से ये नया काम है जो इंसान ने शुरू किया है और गुफ्तो शनीद के मामले में ज़्यादातर लोगों का बस गुजारा मुजारा ही है। जितना किसी की गुफ्तो शनीद अच्छी नज़र आती है उसी तनासब से उसकी ज़िंदगी भी आप उसकी ज़िंदगी का नाप तोल भी कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी के खुशहाल होने का आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मसले हमें भेजते हैं हमारे नाज़रीन जी, उन मसलों का ताल्लुक़ आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है। माँ बाप अपनी औलाद से कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के अदम तावन की शिकायत करते नज़र आते हैं या कोई फैमिली मेम्बर पटरी से उतर जाता है, कोई एडिक्टिव बिहेवियर या एडिक्टिव सब्सटेंस के पीछे पड़ जाता है। जी। तो ऐसे हालात में यानी ऐसे अनोखे और मुश्किल हालात में बात करना मुश्किल होता है कि बात कैसे शुरू की जाए। बीच में कुछ बाज़ अना के मसाइल होते हैं और इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। इंसान चूँकि एक बड़ी लाजवाब तख्लीक है और इसमें बेशुमार हैवानात की खसूसियात भी पाई जाती हैं, लेकिन जो असल काबिलियत और असल खसूसियत है जो इसे इंसान होने का शर्फ देती है वो सोच विचार और बातचीत है। यानी गुफ्तो शनीद, सोच विचार, मसलों का हल निकालना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाना और ईजाद करना ऐसी चीज़ों को जिससे ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है या हल तलाश करना मुख्तलिफ़ चीज़ों का कि जिससे दुनिया में काया ही पलट जाती है। आमराना जो रवैये हम बच्चों के साथ अपनाते हैं इससे बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी एक लिहाज से तो आती है कि वो लाइक फ़ाइक हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत खला रह जाते हैं। उनके अंदर कुछ एक अनजानी तकलीफ़ों के ज़ख़म होते हैं जो मुंदमिल होकर नहीं देते और बच्चे ये भी तस्लीम करते हैं कि उनके वालिदैन ने उनको लायक बनाने में या काबिल बनाने में अपना किरदार बहुत सख्ती से अदा किया है, लेकिन वालिदैन के बारे में उनका जो परसेप्शन है जी, वो कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं होता और वो मनफी एक तासुर रखते हैं अपने वालिदैन के बारे में। अगर कोई मियाँ बीवी आपस में बातचीत इज़्ज़त एहतराम से कर रहे हैं, अगरचे वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कुछ और सीख रहे होंगे। अगर वालिद या वालदा दोनों में से कोई तौहीन अमेज़ अंदाज में गुफ्तगू कर रहा होगा तो बच्चे अनकॉन्शियसली उसको सीख रहे होते हैं। इंसानों के दरमियान इख्तलाफ राय का होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और अगर इख्तलाफ राय हो तो अपने अपने रिश्तों को उसी तरह निभाते रहना चाहिए। यानी अगर मोहब्बत का रिश्ता है तो मोहब्बत जारी रखें, मोहब्बत का लेन देन जारी रखें, इज़्ज़त का लेन देन जारी रखें, इख्तलाफ राय अपनी जगह है और उसके बारे में बातचीत जारी रखें। पहली बात तो यह है कि इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय रहने दिया जाए, उसे अपनी बाकी ज़िंदगी के शोबों में हावी ना होने दिया जाए। अगर एक वालिद और बेटे का इख्तलाफ राय है तो उस मोहब्बत के रिश्ते को तो नहीं भूल जाना चाहिए जो वालिद और बेटे के दरमियान है, या उस फर्मा बरदारी को तो तर्क नहीं करना चाहिए
जो किसी बेटे की तरफ से अपने वालिद को मिलनी चाहिए। इख्तलाफ राय अपनी जगह है, जिसे बातचीत के ज़रिए उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। जो फ़र्क है राय में उसको एक जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कंसेंसस की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो सब्र से उस इख्तलाफ को एहतराम के साथ कबूल कर लेना चाहिए, और एक दूसरे के साथ जिन एरियाज़ में तावन कर सकते हैं उसको जारी रखना चाहिए। यानी जहां आप तावन रोक देते हैं किसी नाराज़गी की वजह से, वहाँ मसाइल पेचीदा होते चले जाते हैं, और हमें जब एक मसले का सामने होता है जैसे कि इख्तलाफ राय है, तो दूसरा मसला नहीं पैदा करना चाहिए, जैसे कि आपस में एक दूसरे के साथ बदकलामी हम शुरू कर देते हैं बाज़-औक़ात, या तौहीन अमेज़ कलमात कहना शुरू कर देते हैं। तो जब एक मसला पहले ही हम निपटा रहे हैं तो एक और मसला पैदा करने की तो फौरी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे इंसान को बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का सामना होता है तो इंसान का दिमाग भी तो उसका जिस्म का हिस्सा है ना, तो दिमाग को भी बहुत बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें हम जिस्मानी बीमारियां कहेंगे या ब्रेन डिसऑर्डर्स कहेंगे, जिसमें कहने का मतलब ये है कि जब ब्रेन डिसऑर्डर होगा तो जिन केमिकल्स के तहत ब्रेन चलता है या न्यूरोट्रांसमीटर्स के तहत ज़हन में ख्यालात की रौ बहती है, तो उस पर भी तो फ़र्क आएगा ना। बिल्कुल, बेशक। तो अगर किसी के ब्रेन में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि कोई ख़ास केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगे, तो उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आ सकते हैं जिससे कि दूसरे इंसान भी परेशान हो, उसका इंटरेक्शन दूसरे इंसानों से गुफ्तो शनीद की हद फलांग के हाथापाई की हदों तक पहुंच जाए, या फिर ऐसे हालात हो जाएं कि ख़यालात में कुछ ऐसी ख़राबी पैदा हो कि मंतक समझ में ना आ रही हो, दलील समझ में ना आ रही हो, और जज्बात बहुत ज़्यादा गालिब आ रहे हों। तो सबसे पहले हमें यह भी तसव्वुर कर लेना चाहिए कि जैसे हमारे घुटने में दर्द हो सकती है, या मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, या हमें मलेरिया हो सकता है, तो ऐसे हमें कोई ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसके नतीजे में हमें बहुत बेचैनी हो, या बहुत उदासी हो, या बेपनाह खुशी हो, एक गैर मामूली खुशी जो ख़राबियाँ पैदा कर सकती है, जो डिसीजन मेकिंग में फ़र्क ला सकती है, या हमें गुस्सा बहुत आए। तो हमें इस पॉसिबिलिटी पे भी गौर करना चाहिए कि हमारे जो एहसासात हैं और जो हमारे तनाज़ात हैं, इसमें हमारे दिमाग में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जिन्हें हम बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो गई है या दिल की कोई बीमारी हो गई है, हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी मान लेते हैं कि ये डायबिटीज़ हो गई है या आर्थराइटिस हो गई है, या फिर हमारे घुटने में दर्द हो गया है। लेकिन ये तस्लीम करना कि हमारे दिमाग में या दिमागी सेहत में कोई मसला हो गया है, ये काफ़ी फॉर-फेच्ड आइडिया है। और आम इंसान इस बात या इस पॉसिबिलिटी को तस्लीम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। अगर हम डिनाइल से निकलना शुरू करें हिम्मत करके, और पहले अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में कुछ सोच विचार करें और इक़दामात अपने लिए डिज़ाइन करें कि जो रोज़मर्रा करने से आपकी सेहत बेहतर से बेहतर रहे और आप फंक्शनल रहें, तो साथ ही साथ अगर ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ इक़दामात जैसे नींद पूरी करना, जैसे झगड़ों से परहेज़ करना, तनाज़ात से बचना, और अपनी हदों को और दूसरों की हदों को पहचानना, और रोज़मर्रा जो है कोई एक्सरसाइज करना, अपने खाने पीने का ख्याल रखना, कोई विटामिन डेफिशिएंसी ना हो इस चीज़ का ख्याल रखना, या अगर कोई सिम्टम्स हैं जो कि नफ्सियाती नौइयत के हैं तो उनके ऊपर गौर व फ़िक्र करना और उनको दुरुस्त करना, जैसे एंग्ज़ाइटी अगर है या कोई ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है या गुस्सा बहुत आता है, तो इन सब चीज़ों को संजीदगी से लें, इन्हें नॉर्मल समझ के दरगुजर ना कर दें। यानी आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग गुस्से वाले होते हैं तो ये उनके बारे में कहा जाता है कि दिल के बहुत अच्छे हैं, लिहाजा गुस्से वाले लोग इस बिना पे कि उन्हें दिल के अच्छे समझा जाता है, वो अपने गुस्से के रवैयों को भी जारी रखते हैं। याद रखिए, जहाँ कोई भी ज़्यादती होगी आखिरकार उसका नतीजा बगावत की सूरत में निकलेगा।
तो जहाँ ये बहुत अहम है कि बच्चे वालिदैन की राय को अहमियत दें शादी ब्याह के मामले में, और तालीमो तरबियत और पेशा वराना जो वो ज़िंदगी गुजारते हैं इस मामले में, अगर वालिदैन की राय को वो अहमियत देना शुरू कर दें तो वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन ये कोशिश करें हत्तुल इम्कान कि वो बच्चों की राय को नज़रअंदाज ना करें जी। और घरों में जितने भी फ़ैसले कंसेंसस से हो जाएं वो उतना ही अच्छा है। और अगर कंसेंसस से फ़ैसले ना हो तो फिर अक्सरियती राय से होनी चाहिए। मदद तलब करना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती बल्कि ये ताकत की निशानी होती है। इट ऑल बॉयल्स डाउन टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप जो इख्तलाफ राय है उससे घबरा ना जाएं, बेचैनी ना महसूस करें और खुल के अपनी बात जो है या अपने नुकात टेबल पे रख दें और दूसरे को भी कहें कि वो भी अपने दिल की बात करे। और इब्तदा में एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने के बाद कुछ गौर व फिक्र के लिए टाइम लें। और जब आप किसी के साथ गुफ्तगू में इंगेज होते हैं तो कभी ये तसव्वुर ना करें कि अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसके नतीजे में तमाम मकासद हल हो जाएंगे। आप समझे कि 5 दफ़ा आपको गुफ्तगू करना पड़ती है तो घरेलू मसाइल आप हल कर सकते हैं या दफातर के मसाइल हल कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा काम करते हैं, एक नशिस्त में आप कुछ सफ़र आगे तय करते हैं, फिर दूसरी नशिस्त होती है, फिर आप एग्ज़िट लेते हैं, फिर आप एंट्री करते हैं, फिर इस दौरान आप इज़्ज़त और एहतराम बरकरार रखते हैं ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। जनरली हम बात करते रहते हैं कि गुफ्तो शनीद को बेहतर बनाएं, तो ये एक राउंड अबाउट बात है, लेकिन गुफ्तो शनीद को कैसे बेहतर बनाएं क्योंकि ये एक लर्नेबल स्किल है जी। और इंसान जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सीख के बहुत नुमायाँ तौर पर कर सकते हैं। जैसे कभी आप देखें कि जो डॉक्टर दिल में स्टेंट डालते हैं तो अगर आप तसव्वुर करें तो ये एक नाकाबिले यकीन कारनामा है जो वो अंजाम देते हैं, लेकिन डॉक्टर ये सीख लेते हैं और फिर जीते जागते इंसानों की खिदमत के लिए वो स्टेंट जब डालते हैं तो ये एक मार्कातुल-अरा काम है जो कि वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लर्नेबल स्किल्स होती हैं वो कुछ इब्तदा में इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, यानी वक्त की इन्वेस्टमेंट, एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ अखराजात करने पड़ते हैं, परसिस्टेंस है, फिर आखिरकार जैसे ये लॉ ऑफ हार्वेस्ट है, बिग डिविडेंड। देखिए ना, जैसे आप काश्तकारी करते हैं तो सबसे पहले तो आप सब कुछ मिट्टी में डालते चले जाते हैं, मट्टी पा देना, फिर आप देखें कि मिट्टी में से क्या निकलता है, सोना उगलती है, तो समरात आपको हासिल होते हैं। तो स्किल्स सीखने का काम भी बिल्कुल ऐसे ही है।